इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण में आज देश के हर तबके के लिए कोई ना कोई संदेश था। मोदी ने एक ओर 25 साल का रोड मैप बताया, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, दूसरी ओर गांव और गरीब को भी संदेश दिया। संसद के मॉनसून सत्र में ही मोदी सरकार ने ओबीसी समाज की वर्षों पुरानी मांग पूरी की। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया। 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल, ये समय की मांग है, बहुत जरूरी है। इसके लिए जो वर्ग पीछे है, जो क्षेत्र पीछे है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस बात का जिक्र किया, समाज के पिछड़े तबके के लिए सरकार क्या कर रही है, उन बातों का उल्लेख किया। बात करने के लिए हमारे साथ राजू पिस्टा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। स्वागत है आपका पिस्टा जी। साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साधना जी का स्वागत है। माधव आनंद जी जेडीयू से हमारे साथ, स्वागत है माधव जी। और आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजू बिस्ट जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, चाहे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण आपकी सरकार लेकर के आई, अभी उन्होंने बताया मेडिकल शिक्षा में कैसे ओबीसी के लिए कोटा जो है वो लागू किया गया। विपक्ष कहता है कि ये सब चीजें जो है सिंबॉलिक हैं। आवाज नहीं आ रही। राजू जी आपको आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है बात। जी मैंने कहा कि नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से आपके टेलीविजन के माध्यम से 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को। और साथ ही मुझे लगता है आज का जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक संबोधन था। और पिछले 7 साल से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, इनको लेकर के जोर दे रही है। मैं स्वयं जो है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से बिलोंग करता हूं, और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आज विकास हो रहा है, या जम्मू और कश्मीर के अंदर में 370 धारा हटने के बाद जिस तरह से विकास की धारा से जुड़ गया है, मुझे लगता है डे 1 से जो है मोदी जी का फोकस रहा है कि समाज के अंदर, देश के अंदर जो पिछड़े लोग हैं उनको हम आगे लेकर के आए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल प्लेटफॉर्म दे। उसके माध्यम से लगातार उसी के लिए काम हो रहा है। और जहां तक आपने कुछ बातें कही विपक्ष को लेकर के, देखिए इनका काम ही है रोना धोना। हाल ही में पार्लियामेंट अभी संपन्न हुआ, इनके पास, विपक्ष के पास एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी था सरकार को घेरने का, सरकार से तीखे सवाल पूछने का, और मुझे लगता है वो भी इन्होंने जाया कर दिया। लगातार जो है जब तक ये सरकार, इनकी सरकारें रही, ये हमेशा जो है नेगेटिव बातें करते रहे और आलोचनाएं करते रहे। और जब पिछले 7 साल से मोदी जी दिन रात एक करके देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें ये रोड़ा और ऑब्स्टेकल बनने का काम कर रहे हैं। मैं जरा जवाब लेता हूं आपकी बातों का। देखिए अब तो सत्ता दल के सांसद कह रहे हैं आओ हमें घेरो, और क्या चाहिए आपको साधना जी? आदरणीय सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा।
नफरत से हम करें किनारा, देश में हो बस भाईचारा और एकता हो उद्देश्य हमारा। अंग्रेजों के अहंकार, अत्याचार और दमन के खिलाफ सन 1942 में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। आज मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ भाजपा के आदरणीय सांसद का, जिन्होंने मान लिया कि महंगाई की मोदी मार है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, एलपीजी है, सीएनजी पीएनजी सब आसमान छू रही है कीमतें, और उस पर घेरने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल हम लगातार आपको सड़क से संसद घेरेंगे, आपको घेरेंगे, चिंता मत कीजिए। मगर मुझे आज उम्मीद थी कि आप कुछ आज सकारात्मकता के साथ बात करेंगे। आज तू मैं और लड़ाई झगड़ा करने के लिए शायद आज के अवसर पर हमें नहीं टेलीविजन डिबेट्स में इस मंशा के साथ आना चाहिए, परंतु जब आपने बात छेड़ी दी है तो जवाब भी मैं दे ही देती हूँ। देखिए, बिल्कुल हम घेर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। ओबीसी को लेकर अभी बात चल रही थी, तो जिस ओबीसी संशोधन बिल को पारित किया गया, वो ओबीसी बिल संशोधन क्यों पारित किया गया? क्योंकि इसी सरकार की गलती थी। 2018 में इन्होंने राज्यों से सूची बनाने का अधिकार छीना, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार कोर्ट भी गई और उसके लिए आपको संशोधन करना पड़ा। इतना ही ओबीसी के लिए सोच रहे हैं तो जातिगत जनगणना कराएंगे क्या? जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर देंगे आरक्षण, ये बता दें सांसद यहाँ पर बैठे। और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, बड़ा विकास कर दिया आपने नॉर्थ ईस्ट में, जबकि हमें मालूम है कि 2 प्रदेश में लड़ाई हो जाती है, आपस में मुख्यमंत्री ट्विटर वॉर करते हैं और फिर पुलिस भेज जाती है। और महिलाओं के साथ भाई साहब क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? चाहे लखीमपुर में साड़ी खींची जाए, चाहे बहराइच के अंदर मायाराम लोधी। साधना जी, आपने एक सांस में बहुत सारी बातें बोल दी हैं, इनको जवाब देने के लिए मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा देवेंद्र पराशर के पास जाना चाहता हूं। हमारे साथी हैं, सीनियर एडिटर हैं और देश की राजनीति पर निगाह रखते हैं। पार्लियामेंट पूरे सेशन में गए हैं, तो पार्लियामेंट को लेकर जहां तक देवेंद्र सवाल है, सरकार का पक्ष हमेशा यह रहा कि हमने कभी ऐतराज नहीं किया कि आप जो चर्चा चाहें वो आप चर्चा कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि ओबीसी बिल को छोड़ करके एक पल के लिए भी कम से कम संसद के अंदर शांति नहीं रही है। ओबीसी के मामले पर खास तौर पर क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर वो सही है? और देखिए, ओबीसी पे एक राय इसलिए दिख रही थी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर सब आप कह सकते हैं कि खास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें कोई भी दलीय जोखिम नहीं ले सकता था कि इस मसले पे वो अलग राय रखे। इसके अलावा आप देखें तो कोई भी ऐसा मसला नहीं था जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी प्रकार का समन्वय दिख रहा हो संसद की कार्यवाही को चलाने को लेकर। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया तो उसमें ओबीसी को जिस प्रकार से प्रमुखता दी गई, उसके बाद जब ये बिल आया तो सत्ता पक्ष बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ओबीसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, जबकि विपक्ष का तो माना आप देख ही रहे हैं कि बार बार उस चीज़ को लेके जा रहा है लोग कि कास्ट सेंसस कराया जाए। उसमें सरकार की जो सहयोगी पार्टी जेडीयू है वो भी ऐसा ही चाहती है। सर ठीक है, जो आरोप लगाए हैं अभी मैं चाहूंगा उस पर एक बार जरा माधव आनंद जी रिस्पॉन्ड करें। जी, आज तो सौरभ जी पहले बात ऐतिहासिक दिन है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आज 8वां राष्ट्र को संबोधन था लाल किले के प्राचीर से। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक दिन है आज हम लोगों के लिए। मुझे लगता है कि इस पे तू मैं करने की जरूरत आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज हम सब लोग हर्षोल्लास से जैसे इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी चीजें की, आज व्याख्या की और बड़ी विस्तार से उन्होंने बात की, इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। युवाओं की बात की, किसानों की बात की, ओबीसी की बात की, महिलाओं की बात की, सशक्तिकरण की बात की, एयर स्ट्राइक की बात करी। अरे तमाम बिंदुओं को उन्होंने छूने का काम किया है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है, ग्रामीण इलाकों की भी उन्होंने बात कही कि ऐसे भारत का निर्माण हो जिसमें ऐसी सुविधाएं हो जहां शहर और गांव को बंटवारे की स्थिति ना आवे, लगे कि दोनों जगह एक ही जैसा है। आप ऐसी उन्होंने परिकल्पना की है भारतवर्ष के लिए। मुझे लगता है विपक्ष को ये सब सोचने की आवश्यकता है कि आखिर प्रधानमंत्री जी देश हित की बात कर रहे हैं और देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर आप भी देश हित की बात करेंगे तो आपको भी जैसे लोग जैसे बधाई का पात्र आप भी कहलाएंगे, लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर देश हित की बात आप नहीं करोगे तो स्वाभाविक है आज जो स्थिति है आगे भी वही स्थिति रहेगी। इसीलिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात की। नहीं, जैसे अभी जो साधना जी कह रही थी, देश हित की बात सब सोचते हैं, लेकिन देश हित और वास्तविकता, उसके साथ साथ वास्तविकता भी देखनी पड़ेगी। आज हालात क्या हैं सौरभ जी? क्या हालात है हम सब लोग को पता है क्या हालात है। आज पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक के कारण कि क्या स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व की इकोनॉमी की। लेकिन हम लोग की इकोनॉमी की देखिए अभी भी स्टेबल इकोनॉमी है। इकोनॉमी में रफ्तार अब आ रहा है। प्रधानमंत्री एक योजनाओं का जो है शुभारंभ कर रहे हैं।
जो हम लोग का विकास दर है, विकास दर भी देखने की जरूरत है। अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का क्या प्राइसेस बढ़ा है, हम लोग प्रगति भी आगे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार भी चिंतित इसको देखिए विकास दर और तेल के दाम, विकास दर और तेल के दाम, इन दो विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार और आप साथी हैं तो आप भी बैकफुट पर हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अब अगले 25 साल की बात कर दी आशुतोष जी। उन्होंने कहा है कि अब तक हमने जो भी योजनाएं चलाई, चाहे पुरानी योजना हो चाहे इस सरकार की योजनाएं हो, इनको सैचुरेशन पर लेकर के जाना है, यानी इनके नेट से कोई एक लाभार्थी भी न छूट पाए। अगर हम केवल एक सोच और एक गोल के नजरिए से देखें तो ये तो एक स्वागत योग्य सोच है। जी सौरभ जी, और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को और देश की 140 करोड़ जनता को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की घोर घोर शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात की शुरुआत सलीम कौसर जी के एक शेर के साथ शुरू करता हूं और समझने वाले समझ जाएंगे कि कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। और इस बात को समझने वाले समझ गए होंगे। सौरभ जी, आपकी बात एक प्रधानमंत्री के नाते और एक प्रधानमंत्री के जी माननीय मोदी जी ने जो हमें विजन दिया है, इसका हमको लगता है स्वागत करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज है कि हम अपने देश के युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लेके जा रहे हैं, एक ऐसी सोच लेके जा रहे हैं जो नए भारत की नींव रखेगी, और समाजवादी पार्टी इसके साथ कहीं गुरेज नहीं करती है। लेकिन साथ ही देश को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जिन मूल्यों के साथ हम आजाद हुए थे, जिन मूल्यों के साथ हम आजाद हुए थे, उनका संरक्षण रखना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और अभी आपने अपने प्रोग्राम के शुरू करते हुए ओबीसी आरक्षण के बारे में, प्रदेश के और देश के दलित और पिछड़े वर्ग के बारे में जो कल्याणकारी काम किए हैं मोदी जी ने, वो उन्होंने बताया, उसके बारे में उल्लेख किया लाल किले के प्राचीर से। लेकिन वास्तविकता सौरभ जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक भूल सुधार योजना है। ये भूल सुधार योजना है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि 2018 से पहले ये हक राज्यों में था। लेकिन क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट गई और उसने इस बारे में बोला कि ये गलत हो रहा है, और जब मराठा आरक्षण की बात हुई और 5 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बोला कि किसी भी प्रदेश के मुखिया को ये नीतिगत वो हक नहीं है कि किसी भी जाति को वो ओबीसी की लिस्ट में डाल पाए, ये केंद्र सरकार ने ओबीसी कमीशन को दे दिया है। तो आनन फानन में रिव्यू पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट की रिजल्ट आने से पहले ही एक संसद में बिल पारित किया जाता है जी। क्या इस बीच ये सत्य नहीं है कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉय ने बोला था कि सन 2017 से लेके 2021 तक, आज 2021 तक लगभग एमडी, एमएस, बीडीएस और जो एमबीबीएस की सीटों में 11,027 ओबीसी छात्रों का नुकसान हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बता पाएगी? क्या बता पाएगी कि यह क्यों किया गया है? क्योंकि 2017 में उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका था और 2022 में अब होने जा रहा है। ठीक है, तो इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए। मुझे लगता है कि जब तक हम इस देश में जातीय जनगणना नहीं कर पाएंगे और उस 50% की कैपिंग को नहीं हटा पाएंगे, तब तक आप दलित पिछड़े वर्गों का आप रुका के। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है, आपने जो बात की यही बात साधना जी भी कह रही थी, मैं उसका उत्तर लेता हूं राजू जी से। राजू जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये भूल सुधार योजना है, अपनी ही गलती को सुधारा है आपने पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ला करके। और दूसरी बात जो ओबीसी को लेकर के कही है कि अगर सच में लाभ देना है, ये बातें कई जगह प्रकाशित हुई हैं, कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को बोला है, जब तक आप 50% की वो सीलिंग नहीं हटाएंगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा किसी को। देखिए, मेरा सवाल तो सबसे पहले कांग्रेस को है और उनके साथ गठबंधन में एसपी भी रही है, समाजवादी पार्टी भी। आज देश प्रश्न तो इनसे पूछता है कि आप 60 साल तक सत्ता में रहे और जिस तरह से आपने देश का भट्ठा बिठाने का काम किया है, उसके लिए जिम्मेदार आप क्यों नहीं हैं? और अगर एक व्यक्ति लगातार पिछले 60 सालों से, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, समाज के अंदर में जो भी पिछड़ा है, अगर उसको आगे लाने का काम कर रहा है, तो आपको कष्ट किस बात का है? और सांसद की, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं बड़े प्यार से उनसे ये कहना चाहूंगा, वो कह रही थी आजादी की लड़ाई 1942 में स्टार्ट हुई, करेक्शन करिएगा 1857 में स्टार्ट हुई, आपकी जानकारी के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात की। आप नॉर्थ ईस्ट को कितना जानती है? आप नॉर्थ ईस्ट को कितना जानती है?
नॉर्थ ईस्ट आपके समय में सिर्फ चुनाव के समय में नाम लिए जाते थे, और आपको ये नहीं पता कि जो बॉर्डर की इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, जो मिजोरम और आसाम की बात, ये आपके समय का जन्मा हुआ है, जिसका समाधान मोदी जी ने किया है। और आप लोग एक्सपर्ट थे, हर बीमारी को कारपेट के नीचे डाल दो, कारपेट के अंदर डाल दो। राजू जी, साधना जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे लगता है आशुतोष जी, अब उन्होंने अब जवाब के पहले इस समय कांग्रेस पार्टी का जवाब दे दिया। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके सवाल के भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री ने आज देश को अगले 25 साल के लिए एक लक्ष्य देते हुए यह कहा कि देश का जो अब सबसे पिछड़ा तबका है उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी और उस तक सभी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाना पड़ेगा। राजू जी, मैं आप ही से एक और रिएक्शन ले रहा हूं। मैं चाहता हूं आप एक बार आशुतोष जी के सवाल का जवाब दे दें। आपकी पार्टी ने श्रेय लिया है ओबीसी संशोधन विधेयक का। इन्होंने कहा यह आपकी भूल थी जिसको आपने सुधारा और सुधारना चाहिए था। दूसरी एक बड़ी प्रमुख मांग है जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की। वो क्यों नहीं करती आपकी सरकार? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा हमारे मित्रों को कि 2007 में सरकार ने, तब तो इनकी सरकार थी, एससी और एसटी के लिए मेडिकल रिजर्वेशन लेकर के आई। उस समय एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। और इसके बाद 2008 में ओबीसी को भी मिलना चाहिए था, तब तो इनकी सरकार लेके नहीं आई। तब क्यों ओबीसी को आप भूल गए? और उसके बाद जो है सलोनी कुमारी जी जब सुप्रीम कोर्ट गई, और उसके बाद सारी घटनाएं हम सबको पता है, और अभी जाकर के मोदी जी ने यह काम किया है जी। जब जब इनका समय रहा तब तब जो है इन्होंने जो समाज में पिछड़े हुए लोग उनको ये भूलते रहे हैं। और वास्तव में इनकी सरकार बिचौलियों की सरकार थी, जो मिडलमैन थे, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उनकी चिंता की। आप मोदी जी को देखिए, सिर्फ एक साल में 2021-22 का मैं बता रहा हूं नंबर्स, एक साल के अंदर में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है डायरेक्ट जो है ग्रामीण में लोगों के सीधे खाते। आशुतोष जी, मैं जानता हूं आप रिएक्ट करेंगे इस पर, मुझे लेकिन एक और ब्रेक के लिए रुकना है। इसके बाद मैं सीधे आप ही के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक। और करीब 9 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर भी बात की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले करीब 9 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर तो आज कुछ नहीं कहा लाल किले से, लेकिन देश के छोटे किसानों के लिए किए गए फैसलों की बात की। प्रधानमंत्री ने एक नया मंत्र भी दिया, छोटा किसान बने देश की शान। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी 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 से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी, और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं। हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान। ये मेहमान बने हुए हमारे साथ राजू बिष्ट जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी, साधना भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी से, भारती जी माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी से, माधव आनंद जी जेडीयू से और आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से। आशुतोष, मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि मैं जाऊंगा आशुतोष जी के पास, मैं इसके बाद आता हूं साधना जी आपके पास। हम इससे पहले पिछड़ों की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने गिनाया कि उन्होंने क्या किया, राजू जी ने पूछ लिया आप लोगों ने क्या किया था जब सत्ता में थे। जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट सांसद महोदय से जानता हूं कि वो इस बिल के बारे में और ओबीसी के बिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते।
तो मैं उनको बता दूं कि 2015 से पहले नीट नहीं होता था राजू जी, और उसके पहले ऑल इंडिया पीएमटी होता था। 2013 में उस समय की तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एआईपीएमटी को चेंज करके नीट लाए, और 2014-15 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया। जब 15 का एग्जाम हो गया, और जब 2015 का एग्जाम हो गया, उसी समय जब ये पता हुआ कि ऑल इंडिया कोटे से भरे जाने वाले जो गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है वहां पे जब 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, तब सलोनी कुमारी ने रिट पिटीशन 506 में सलोनी कुमारी वर्सेस डीजी, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, तब एक केस डाला, जिसके बाद से ये केस हुआ है। तो ये कहना कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, तो फिर आपकी भूल सुधार है कि आपकी सरकार ने आते ही रोक दिया था इसको। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जो प्रधानमंत्री ने छोटे किसान की बात की है, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि पूर्व की सरकारों ने इनकी सुध क्यों नहीं ली किसानों के मुद्दे पर। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है राजीव सौरभ जी, इसमें भी बड़ा अजीब सी बात है कि जब लाल किले प्राचीर से एक प्रधानमंत्री बोलता है, और पहले भी ऐसा परिचलन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार संसद में कहा है कि ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया है, और ये फैक्ट है। अगर पिछले 70 सालों ने देश नहीं किया है तो नरेंद्र मोदी जी आज यहां प्रधानमंत्री नहीं होते। एक छोटा सा आदमी जिसको अपने आप को पिछड़े बोलते हैं, ये हमारे संविधान की ताकत है, ये हमारी पूर्ववर्ती सरकार की ताकत है, यहां पर है। और जहां तक छोटे किसानों की बात है, तो इसी पुरानी सरकारों ने पंचायती राज की योजना लाई थी, यही हरित क्रांति के जनक थे, जहां पे आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश की सारी दुकानें, सारे अनाज के भंडार बंद हो गए थे। ठीक है, इन्हीं किसानों ने यहां पे लाके खड़ा किया, और यही संविधान की ताकत है जो आज पिछले 9 महीने से वो हमारे देश के बॉर्डर पे खड़े हैं, और प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं मिल आपको जवाब मिल रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे हैं, बोलिए हर्ष जी। वो पूछ ले किसानों के मुद्दे पर परेशानी क्या है, तुम मुझसे बात करो। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें भला किसे ऐतराज होगा, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हों या देश के जो भी नेता हैं, लेकिन ये बात जब हम कहते हैं कि किसानों के लिए जो चीजें आई, तो उसका सारा जो हिस्सा था वो बड़े किसानों के पास चला जाता था, इसमें किसको संदेह है। और देश की जितनी कृषि पर समितियां बनी, जिनको लगता था कि कृषि सुधार होने चाहिए, उन सब के मूल में यही होता था कि जो 80-90% किसान है उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, ना तो उसको सब्सिडी का लाभ मिलता है, ना कर्ज माफी का लाभ मिलता है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और अगर अब ये सरकार उन्हीं कानूनों को लागू करने की बात कर रही है जो पिछले 2-2.5 दशक में लगभग हर कमेटी। अब ये बताइए, जो लाभ आपने बताया कि नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, पिछले 7 साल से मिल रहा है हर्ष जी? नहीं, मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिखता है कि अगर वो योजनाएं लागू होती हैं तो उसका लाभ मिलेगा, और ये कानून अभी एक अंतिम परिणत के तौर पर। लेकिन मैं कर्नाटक का एक उदाहरण देता हूं। आशुतोष जी, एक ही बात पूरी होने दीजिए। आशुतोष जी, स्वामीनाथन के बारे में तो बोल दीजिए, बिहार का भी दीजिएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं, बात तो पूरी होने दीजिए। मैं कर्नाटक का उदाहरण दे रहा हूं, जहां यूएमपी यूनिफाइड मार्केट प्रोसेस पहले लागू हो गया, जहां इसी तरह के कानून से एक लाइसेंस पर 100 से ज्यादा मंडियों में कारोबार कर सकते हैं। वहां जाके आप देखिए किस तरह से लाभ हुआ है। और आज अगर देश भर में हम ये बात कर रहे हैं कृषि कानूनों को लागू करने की, तो उस बाजार को देने में क्या दिक्कत है? क्यों किसानों को आप एमएसपी के नीचे हमेशा रखना चाहते हैं? क्यों किसानों को आप कर्ज माफी के ही एजेंडे में फंसे रहने देना चाहते हैं? ये क्या किसान को अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये इतनी छोटी सी बात है, इस पर विपक्ष क्यों किसानों के साथ नहीं खड़ा है? 1 मिनट, साधना भारती, साधना जी, आप गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोले आपने? आशुतोष जी, 1 मिनट, साधना जी। नहीं जी, देखिए, मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूँ, और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए। किसान परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उनकी परेशानी को बढ़ा नहीं रहे, आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप खत्म नहीं कर रहे। आपने कहा 80% किसान ऐसे, प्रधानमंत्री जी के शब्द है ये, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो आप बताइए, उनको लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों लेकर आ गए? आप कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी खुद एक समय एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे थे, आप पूर्ण बहुमत की सरकार में, तो आप क्यों नहीं करना चाहते? क्यों गोडाउन पहले से बन गए? कानून बनने से पहले अडानी जी के गोडाउन बन जाते हैं। 2 चंद उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए हम तो हमारे 2 की सरकार चलाएंगे, तो प्रश्न तो करेंगे। और दूसरी बात, मैं ये सांसद महोदय आदरणीय बैठे हुए हैं, उनकी बात का एक जवाब देना चाहूंगी। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था वो 1857 में प्रारंभ हुआ, जिसमें रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती से लेकर हजारों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, और उसके बाद देश आजाद हुआ। लेकिन मैं पूछती हूँ, देश आजाद होने में सबका सहयोग रहा, या आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग वाले क्या कर रहे थे?
जी। देशभक्तों के आज खिलाफ झूठी देशभक्ति का गवाहियां दे रहे सर्टिफिकेट बेच थे। रहे तो हैं। आज जब आज चलिए साधना जी, आज के लिए ये बात रहने दीजिए। आज तो प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी याद कर लिया, नहीं, और आज तो उनको भी श्रेय दे दिया है। नहीं, तब समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था भाई। इस देश के हर व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। इस तरह से पार्टियों में बांट के स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे देख सकते हैं? चलिए आप बता दीजिए जन्म नहीं हुआ था, इसका मतलब चलिए हम जरा किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा माधव आनंद जी बात करें इस पर। माधव आनंद जी, और साधना जी, एक मिनट, आपने बिहार का भी नाम लिया। माधव आनंद जवाब दे रहे, साधना जी सुनिएगा, फिर राजू जी के पास जाऊंगा। माधव जी, साधना जी सुन लीजिए, आप भी बिहार से ही हैं, जहां तक मुझे पता है आप भी बिहार से ही हैं, और बिहार के किसान बहुत खुश हैं। आपको ही पता है बिहार के किसान, चलिए अच्छा ठीक, सॉरी, कोई बात तो बिहार के कोई बात नहीं। तो बिहार के किसान बहुत खुश हैं, और जहां तक भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल लाए हैं, तो जो केंद्र की सरकार है आदरणीय मोदी जी रियली कंसर्न है कि हमारे किसानों की आय कैसे दुगनी हो। तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं, फिर भी हमारे अन्नदाता भाई आज जो है स्ट्राइक पे हैं, सड़क पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस सब। लेकिन सरकार की मंशा में कहीं कोई खोट नहीं है। सरकार बार-बार वार्ता करने के लिए तैयार है। जहां तक आपने एमएसपी की बात की, एमएसपी के लिए भी सरकार जो है आश्वासन देने का काम किया है। सरकार चाहती है कि किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो। आपने छोटे किसानों के नहीं, आपने छोटे किसानों की बात कही, तो प्रधानमंत्री जी की यही एक नीति देखिए, जो सरकार की नीति है, छोटे किसानों की भी वो ख्याल रखने का काम करते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसके लिए भी सोचने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों के लिए सरकार चिंतित है। और आप लोग रटा रटाया हुआ चीज बोलते हैं, अरे उद्योगपति, 4 उद्योगपति के लिए सरकार चल रही है। रटा रटाया हुआ चीज भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, ये 4-5 चीजें बोलेंगे। सरकार जो है ना उद्योगपतियों के लिए है, 4-5 उद्योगपतियों को सहायता पहुंचा रही है। साधना जी एक मिनट सुन लीजिए। साधना जी प्लीज। आज क्यों? साधना जी आज तो इंडिपेंडेंस डे, आज तो सबको बोलने का मौका दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। एक तरह से तो आपको रटाया हुआ के प्रवक्ता बोलते हैं कि ये सरकार। साधना जी, आपकी बोलने की आजादी इनकी आजादी पे इंक्रोचमेंट कर रही है। जरा 1 मिनट प्लीज। साधना जी, इनकी भी स्वतंत्रता का ख्याल रखें। व्यक्तियों के लिए भी सरकार सोचने का काम करती है। आप यही तो देखिए ना, सरकार की कितनी नियति अच्छी है। किसानों ने उनके लिए क्या क्या सकता है कि आपके अच्छा ठीक है। राजा माधव जी और साधना जी 1 मिनट में जरा राजू जी के पास जाना चाहता हूं। किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है। राजू जी, आज बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को लाल किले से किसानों से, आंदोलनकारी किसानों से एक अपील और नहीं करनी चाहिए थी? क्या इन कृषि कानूनों के बारे में अगर सरकार को लगता है कि वो अच्छे ही हैं तो एक बार फिर आश्वासन देते? देखिए, एक बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है इनको, क्योंकि ये झूठे हैं। और झूठ को सच कहलाना हो, दिखाना हो, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलना पड़ता है। एक बार साधना जी प्लीज देखिए, दूसरी बात मैं उस पर आता हूँ। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि जब कांग्रेस का शासन था, साधना जी सुन लीजिए, 1 मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा। राजू जी की आवाज है, चिल्लाइए मत प्लीज। सुन रहा हूं, मैं बहरा नहीं हूं। हिंदुस्तान बहरा नहीं है। देखिए साधना जी, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में जो एग्रीकल्चर बजट था, आज 7 सालों में मोदी जी के समय में 440% ज्यादा है? क्या ये सच नहीं है कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को आज डायरेक्ट जो है किसान सम्मान निधि मिल रहा है? क्या ये सच नहीं है कि एमएसपी बढ़ी है? और क्या आप इस बात की, इस सच्चाई को नहीं मानते कि आज जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे देश के अंदर में हमारे किसान छोटे होते जा रहे हैं, उनकी खेत जो है उनकी बाड़ी छोटी होती जा रही है, उस तरह से उनके लिए योजना लानी पड़ेगी? क्या आप ये स्वीकार नहीं करते? और रही बात आप किसान आंदोलन की, देखिए 11 राउंड की टॉक्स हुई है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता किसानों का सम्मान करते हुए हम आज भी कहते हैं हर एक समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। सर मुझे ब्रेक लेना है राजू जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो अभी भी सरकार के पास वो आंदोलन खत्म करने का या किसानों को मनाने का क्या तरीका है, रोड मैप है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। बातचीत तो बहुत हुई है, लेकिन किसान वहीं बैठे हैं जहां बैठे थे। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से छोटे किसानों का जिक्र किया। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, लेकिन किसानों का जिक्र होगा तो आंदोलन का भी जिक्र होगा, और उस आंदोलन का कोई तोड़ सरकार के पास अभी तक दिखाई नहीं दिया।
निश्चित तौर पे, और सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कोई भी समस्या हो तो आप बताएं, हम संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब तक सरकार को स्पेसिफिक कमी नहीं बताई जाएगी, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। और जो आंदोलनकारी किसान हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये काले कानून है, इन्हें वापस ले लिया जाए। वहाँ पर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है कि आखिर इस गतिरोध का समाधान निकालें तो कैसे निकालें। हालांकि किसानों को लेकर सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो निश्चित तौर पर एक लंबी फेरिस्त है। आप पहले देखें सौरभ कि यूरिया का जब वितरण होता था तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था जी। आज वैसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह मसला तो है ही सरकार के सामने कि कैसे इस आंदोलन को खत्म कराएं। चले फिलहाल देवेंद्र, आपका हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 88 मिनट तक देश को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री का यह पूरा संबोधन आपको हम सुनाएंगे बिल्कुल अनकट इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।